दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पे लाखों मुश्किलें, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। हम सबको खुद से उलझना है, ऐसी ही खुद से ही उलझन का जीवंत उदाहरण पेश करता हुआ एक पाठ पहलवान की ढोलक आपके किताब के गद्य खंड का तृतीय अध्याय जो है, इसकी पिछले भाग में हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, आज उसको हम पूरा करेंगे। और प्रॉपर गाइडेंस के लिए हमारे ऐप पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यूट्यूब पर तो कुछ झलकियां मिलती हैं, और पूरा समावेश जो है आपका वो यूट्यूब, वो हम हमारे केमिस्ट्री चैंपियंस ऐप पर आपको हिंदी में दिया जा रहा है ना। माना सूरज कैद हुआ है सत्ता में अंधियारे हैं, पर मत भूलो दीप हम ही हैं, जुगनू चंदा तारे हैं। तो हम सब ऐसे ही मोटिवेट होते रहें। मोटिवेशन के लिए कुछ लाइंस जो हैं, मुझे लगता है कि ये काफी हम सबको मोटिवेट करने में मदद करती हैं। वो पाठ जो है वो पहलवान की ढोलक एक छोटे से व्यक्ति का है, अदना सा व्यक्ति है, छोटा सा। छोटा सा का मतलब ऐसा नहीं कि कद में छोटा है, पद में छोटा है, असल में वो बहुत कुछ उपलब्धियां उसके पास नहीं है। एक सामान्य सा गरीब व्यक्ति है जिसका नाम है लुट्टन। उसकी पूरी कहानी है। कौन है लुट्टन? पाठ को लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं अगर याद करनी है तो उनके लिए एक ट्रिक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी मैला आंचल ही है, एक है आपकी कितने चौराहे, कितने चौराहे, एक है ठुमरी, एक है ठुमरी। फड़ी से याद रखो, फड्डी। हम उनको फड्डी नहीं बता रहे, केवल ट्रिक बता रहे हैं। फड्डी किसे कहते हैं अपने यहाँ, अपने अंचल में फड्डी किसे कहते हैं? जो बिल्कुल बिना काम का नल्ला बेरोजगार निठल्ला नालायक होता है। तो वो क्या करता है साला, मैले कपड़े पहन करके चौराहे पर ठुमका लगाता है, मैले कपड़े पहन के चौराहे पर ठुमका लगाता है। तो इससे हमारी रचनाएं याद हो जाएंगी, कौन कौन सी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं कितने चौराहे और ठुमरी, ये दो रचनाएं हैं किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जी की। ठीक है ना? तो अब देखेंगे हम लुट्टन को। लुट्टन क्या है इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। और अब लुट्टन को देखते हैं। ये 7 वर्ष की उम्र में, महज 7 वर्ष की उम्र जैसे इसकी होती है, ये क्या हो जाता है? अनाथ हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अनाथ हो जाता है। आज कोई पीपीटी नहीं बना पाई तो हम, मतलब जो पॉइंट आउट कुछ चीजें स्पेशली करते हैं तो उनको हम फोटो खींच करके लाए हैं, ठीक है? तो पीपीटी नहीं है, हम इसी में लिख देंगे आपको। तो वो 7 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? अनाथ हो जाता है। और अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है, पहले हम लुट्टन का परिचय बाद में देंगे, पहले हम यही बताते हैं कि कहानी की शुरुआत होती है जाड़े के दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। और कैसे होती है कि गांव के अधिकतर लोग जो थे वो मलेरिया और हैजे से ग्रस्त थे। जाड़े के दिन थे और रातें एकदम काली और अंधेरी व डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात गांव के दुख में दुखी होकर चुपचाप आंसू बहा रही हो। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही है, एक लाइन लिखी है। अंधेरी, आपके पाठ में एक लाइन लिखी मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। क्या बहा रही थी? आंसू बहा रही थी। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 के लिए, काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये आ सकता है आपके एग्जाम में। अंधेरी रात चुपचाप डॉट 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 बहा रही थी, तो आंसर क्या भरोगे? आंसू। क्या भरोगे? आंसू। या फिर ऐसे आ जाए डॉट 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 डैश डैश डैश, रात चुपचाप आंसू आ रही थी, तो क्या भरोगे? अंधेरी। ठीक है? अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब ये एक व्यक्ति है लुट्टन, जिसके गांव की ये कहानी है। उसका गांव में ऐसा मातम, ऐसे मातम का, दुख का माहौल जो है फैला हुआ है। और वो क्यों फैला हुआ है, क्या ऐसा कारण रहा, इसी चीज को बताते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं शुरू से। लुट्टन एक सामान्य सा व्यक्ति है जिसकी 7 वर्ष की उम्र में अनाथ हो चला था। लेकिन इस अनाथ होने तक उसका विवाह हो चुका था। क्या हो चुका था? विवाह हो चुका था। परंतु पत्नी भी मर चुकी थी। पत्नी भी मर चुकी थी। पत्नी भी क्या हो चुकी थी? मर चुकी थी। और इसके
बाद में दो बेटे पैदा हुए थे। कितने बेटे पैदा हुए थे? अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भाई 7 वर्ष में इसके दो बेटे पैदा हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं था, ठीक है, बेटे बाद में पैदा हुए थे। 7 वर्ष, अब इनका कोई अभिलेख या प्रमाण नहीं है कि कब बेटे पैदा हुए थे। असल में इसके दो बेटे थे, ये याद रखिए बस, ठीक है। तो क्या था कि पत्नी मर चुकी थी और विवाह हुआ था। और तो जब पत्नी भी मर चुकी थी तो इसका पालन पोषण किसने किया था? पालन इसका किया था इसकी विधवा सास ने। किसने किया था? सास ने। और सास कैसी थी? विधवा थी। सास कैसी थी? विधवा थी। सास कैसी थी? विधवा थी। और सास जब विधवा थी तो सास को लोग क्या करते थे? प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे। और जब लोग परेशान करते थे इसकी सास को, तो इसे क्या लगता था? बुरा लगता था। तो बदला लेने के लिए इसने सोचा कि इन लोगों से बदला लिया जाए। वो बदला आप किस आधार पे कैसे ले सकते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो आपके पास इतनी परचेजिंग पावर हो दूसरे पार्ट की तरह, या तो इतना पैसा हो आपके पास कि आपसे लोग दब कर रहे हैं, आपके आगे झुक कर के बात करें। और पैसा नहीं हो तो आपकी भुजाओं में इतनी अदम्य साहस और शक्ति हो कि आप अगर किसी पे अपना हाथ घाल दें तो वो वहीं बैठ जाए। तो अब पैसा कमाना तो इतना आसान इसके लिए नहीं रहा होगा, तो इसने निर्णय लिया कि ये अब क्या बनेगा? पहलवान बनेगा। क्या बनेगा? पहलवान बनेगा। तो ये पहलवान बनने का निर्णय लिया। उसका शरीर जो था कैसा था? सुडौल शरीर था भी। कैसा था? सुडौल शरीर था भी। तो इसके लिए पहलवान बनना ज्यादा आसान था। तो इसने अब कुछ क्या किया? अब इसने क्या शुरू कर दिया? गायें चराना। अब ये गायें चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण दूध क्या होता है? धारोष्ण दूध पीता और कसरत करता। धारोष्ण दूध होता है जो तुरंत धार निकलती है और वो उष्ण थोड़ी गरम गरम सी होती है, वैसा ही मतलब हाल का एकदम ताजा दूध। धारोष्ण दूध को कह सकते हो बिल्कुल ताजा दूध। ठीक है। तो देख रहे हो कि कितना अच्छा एक मतलब आपका माइंड मैप टाइप का बन गया। यहीं से आप बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। इसके बाद हम आगे का बता रहे हैं, ठीक है। तो इसने ये सब काम करना चालू कर दिया। और लुट्टन अपने बारे में कहता कि होल इंडिया उसे जानता है। अब इसने जब ये सब शुरू किया तो इससे ये छोटा मोटा पहलवान बन भी गया। छोटा मोटा पहलवान बन गया। और कुछ गांव में लोग जानने लगे, कुछ गांव के लोग इसे जानने लगे। बट ये क्या बोलता है कि होल इंडिया मुझे जानता है। होल इंडिया मुझे जानता है। लेकिन बेचारा गांव का लड़का था। अब इसे ये भी नहीं पता कि होल इंडिया कितना बड़ा होगा। तो इसे होल इंडिया की सीमा शायद कुछ गांव तक ही मालूम पड़ती है इसे। कुछ गांव ही पूरे इंडिया के बराबर लगते हैं। तो इसे नहीं पता कि इंडिया कितना बड़ा है, पर इसे लगता है कि अगर कुछ गांव मुझे जानते हैं तो होल इंडिया मुझे जानता है। इतना अभी नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं, देखना कितना। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर पीपीटी बना के लाते हैं उससे अच्छा तो यही है, हम हाल की हाल यहाँ पे लिखा करें, ठीक। अगला देखो। अब देखो वो क्या कहता है कि होल इंडिया जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके जिले तक ही सीमित होगा शायद। उसके लेखक रेणु जी क्या कहते हैं कि वो जिसे होल इंडिया कह रहा है वो शायद एक जिले तक सीमित हो। कुछ गांव मतलब मिलके एक जिला बन जाते हैं ना, तो शायद एक जिले को ही वो पूरा इंडिया मानता हो। एक जिले तक सीमित होगा क्योंकि उसे उसके जिले के अधिकतर लोग जानते थे। इसके बाद लेखक लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्टन सिंह जब 9 साल का था तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, मुझे माफ कीजिए, मैंने वो 7 साल जो लिख दिया है अनाथ होने का, वो 7 साल नहीं है, असल में 9 वर्ष है। कई बार क्या है कि दिमाग में अच्छे से चीजें चलती नहीं है तो वो गलती से 7 साल लिख गया था, ठीक है। 9 वर्ष था। इसको 7 की जगह 9 कंसीडर करिए, ठीक है, 9 वर्ष। तो 9 वर्ष में क्या हो चुका था? अनाथ हो चुका था, ठीक है। तो
इसको 9 वर्ष मानिए, है ना, इसको वो 7 गलती से लिख गया था। ठीक है, कई बार एकदम से अपन स्टूडियो पे रहते हैं तो यहाँ पे क्या कि चकाचौंध रहती है थोड़ी सी, तो इतना ज्यादा मतलब कई बार चीजें हमसे मिस्टेक हो जाती हैं, हमसे क्या किसी किसी भी हो जाएंगी। ठीक है, तो 9 वर्ष की उम्र का था तब वो अनाथ हो चुका था। और क्या होता है कि तब उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सौभाग्य से उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, वरना उम्र छोटी होने के कारण वह भी शायद अपने माता पिता की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लिखते हैं कि अगर उसकी शादी ना होती तो शायद वो भी मर जाता माता पिता की तरह। शादी होने से मतलब ये नहीं है कि शादी होने की वजह से वो जिंदा रह गया। उसका अर्थ ये है कि शादी हो गई थी इसलिए उसकी सास थी जिसने पालन पोषण कर दिया। अन्यथा जब अनाथ बच्चे होते हैं तो वो कहाँ ही जिंदा रह पाते, कौन उसका उनका पालन पोषण करता है, उस समय तो अनाथालय नहीं चलते होंगे। ठीक है, वह बचपन में गाय चराता, खूब दूध दही खाता, कसरत करता। उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं, इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी थी। और युवावस्था तक आते आते उसने अच्छा खासा पहलवान बन गया। उसने कुश्ती के दांव पेच भी सीख लिए। अपनी भुजाओं को 45 डिग्री फैलाकर चलने लगा। भुजाओं को 45 डिग्री फैलाकर चलने लगा। कितने? 45 डिग्री फैलाकर चलने लगा था। एक बार लुट्टन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। एक बार दंगल देखने गया था। दंगल लगा था, कहां पर लगा था? श्यामनगर। श्यामनगर में क्या था? एक मेला था, नगार नहीं है, ये नगर लिखा हुआ है। ठीक है, तो श्यामनगर में क्या लगा हुआ था? मेला लगा हुआ था। मेला में दंगल लगा हुआ था। और श्यामनगर के राजा कौन थे? श्यामानंद। श्यामानंद वॉज द किंग ऑफ श्यामनगर राज्य। ठीक है, तो श्यामानंद इसके राजा थे। यहाँ मेला लगा हुआ था तो यहाँ दंगल चल रहा था। ठीक है, वहां कुश्ती देखकर और ढोल की आवाज सुनकर, कुश्ती में क्या होता है? ढोल बजते हैं। कुश्ती में ढोल बजते हैं और ढोल की आवाज के आधार पर कुश्ती होती है। ढोल की आवाज सुनकर उसकी नसों में जैसे खून बिजली की तरह दौड़ने लगा हो। उसने बिना सोचे समझे वहां चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था। एक पहलवान आया था वहां जिसकी पूरे देश में ख्याति थी, जिसका नाम था चांद सिंह। चांद सिंह। चांद सिंह क्या था? किसका शिष्य था? बादल सिंह उसके गुरु थे, उसका शिष्य था चांद सिंह। कौन था? शिष्य, चांद सिंह। और ये आया कहाँ से था? पंजाब से आया था। और पंजाब और पठान जमायत के सभी पहलवान इसको जानते थे। पंजाब और पठान जमायत के सभी पहलवानों को इसने हरा दिया था। पंजाब और पठान के सभी पहलवानों को इसने हरा दिया था। और ये कैसा था? अजेय, यानी कि जिसे कोई नहीं जीत पा रहा, जिसने सबको हरा दिया हो, अजेय बन करके वहां पे क्या था? मिट्टी में बार बार अपनी कसरतें करके दिखा रहा था। और और इसको एक शेर के बच्चे की ख्याति भी मिली थी। चांद सिंह को क्या कह रहे थे? शेर का बच्चा भी कहा जा रहा था। शेर का बच्चा। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो क्या लिखोगे उत्तर में? चांद सिंह। क्या नाम था? चांद सिंह। क्योंकि उसने वहां दोनों ही 3 दिनों में ही सभी पहलवानों को धूल चटा दी थी। 3 दिन का समय लगा था चांद सिंह को। 3 दिन में ही सभी पहलवानों को उसने धूल चटा दी थी। सभी पहलवान हरा दिए, कोई उससे जीत नहीं पा रहा, अब कोई लड़ने भी नहीं आ रहा उससे। ठीक है ना? और लुट्टन सिंह उसने शेर के बच्चे का खिताब दिया था। गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया था और उसे शेर के बच्चे का खिताब दिया था क्योंकि उसने वहां 3 दिनों में ही सभी पहलवानों को धूल चटा दी थी। उसका पराक्रम देखकर श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की भी सोच रहे थे। लुट्टन सिंह की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्टन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन से भिड़ गया और उसने पहली बार में ही लुट्टन को जमीन पर पटक दिया। एकदम से लुट्टन को फिर रहा नहीं गया। जब कोई व्यक्ति उसी विधा का हो और वही कंपटीशन चल रहा हो तो उस पर रहा नहीं जाता, तो भिड़ने के लिए चला गया। और जैसे ही गया, आवाज आ रही है, जैसे ही गया तो बाज की तरह एकदम से चांद सिंह टूट पड़ा लुट्टन पे और लुट्टन को उसने पटक दिया। तो जैसे ही पटका तो श्यामनगर के राजा जो थे उन्होंने, लुट्टन उठ खड़ा हुआ, दोबारा दंगल शुरू हुआ, परंतु राजा साहब ने बीच में ही कुश्ती रोककर लुट्टन को बुलाकर उसके साहस के लिए उसे 10 रुपये दिए। राजा साहब जो थे उन्हें लगा कि
हमारे राज्य का ये छोटा सा बच्चा है, अगर हार जाएगा तो थोड़ी हमारी नाक इसमें कटेगी। तो राजा साहब ने लुट्टन को बुलाया अपने पास और कहा कि 10 रुपए लो और जाओ बेटा, तुम यार इससे क्या कुश्ती जीतोगे। 10 रुपए देने के लिए कहा कि मेला देखो और घर जाओ। लुट्टन को बुलाकर राजा साहब ने 10 रुपए देते हुए कहा कि मेला देखो और घर जाओ। परंतु इस बार लुट्टन सिंह ने सभी उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित्त कर दिया, यानी कि क्या कहा, लेकिन वो राजा साहब से बोलता है कि राजा साहब, सर पटक करके मर जाऊंगा लेकिन प्लीज एक बार कुश्ती लड़ने दो, प्लीज, प्लीज राजा साहब। क्या कह सकते हैं ना, उसने अंग्रेजी में तो नहीं कहा होगा, उसने हिंदी में ही कहा होगा कि राजा साहब कृपया एक बार मुझे मौका दीजिए, एक बार दीजिए, तो एक बार मौका तो दीजिए, मैं देखता हूं अब की मैं, है ना, कौन है ये आपका चांद सिंह, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो राजा साहब ने एक बार मौका उसको, बड़ी मुश्किल से उसने राजा साहब से कहा कि पत्थर पे सर पटक के मर जाऊंगा। और राजा साहब ने उसको मौका दे दिया, और जब वो राजा साहब ने उसको मौका दिया तो जैसे ही वो गया, तमाम तरह के मतलब ढोल के आधार पे दाव पेच कई कई लगते थे, ऐसे करके ढोल बजा चर, मतलब ढोल ढोल के अलग अलग आवाजों के आधार पे क्या होता था कि अलग अलग तरह की कुश्तियां चलती थी, ठीक है ना। किसी धाक धिना त्रिकिट धिना, धाक धिना त्रिकिट धिना, इसका कुछ अलग अर्थ होता था, ठीक है ना। चटाक चढ़धा, चटाक चढ़धा, ऐसे एक आवाज होती थी, चढ़धा गिढ़धा, चढ़धा गिढ़धा, मतलब आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, ठीक है ना, ऐसे ही। तो उसने क्या हुआ कि उसको कोई वो उसकी प्रशंसा करने वाला नहीं था, पूरे मैदान में जो लोग थे वो सब चांद सिंह की प्रशंसा कर रहे थे, चांद सिंह ग्रेट, चांद सिंह ग्रेट, चांद सिंह वेल डन, चांद सिंह, मतलब अंग्रेजी में नहीं कर रहे थे, ये तो मैं बता रहा हूँ, आजकल लोग अंग्रेजी में करते हैं ना। तो वहां लुट्टन की कौन प्रशंसा करने वाला था, जो हारता है ना, हारने वाले का साथ कोई नहीं देता, लेकिन अचानक से अगर हारने वाले ही जीत जाए तो फिर लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो वैसे ही होता है, जनमत जो था पूरा जनमत चांद सिंह के पक्ष में था, जन यानी कि लोग, मत यानी कि उनका मत, उनका वोट, उनका मनोभाव, उनका जो वो अप्रिशिएट सब किसको कर रहे थे, चांद सिंह को अप्रिशिएट कर रहे थे, वेल डन चांद सिंह। और एकदम से चांद सिंह बार बार उसे लुट्टन को पटके भी दे रहा था, ऐसा लग रहा था कि लुट्टन हारा जा रहा है, लेकिन एकदम से अचानक से क्या होता है, द टेबल टर्न्ड, पांसा पलट गया, पूरे जो युद्ध था उसका परिणाम ही जो था वो चेंज हो गया। अंतोगत्वा होता क्या है कि लुट्टन हरा देता है, लुट्टन चांद सिंह को अंत में चित्त कर देता है। चांद सिंह इतना बड़ा पहलवान, जो जिसने पंजाब और पठान जमात के सभी पहलवानों को हरा दिया, चांद सिंह इतना बड़ा पहलवान जिसकी कीर्ति देश विदेश में फैली हुई है, चांद सिंह इतना बड़ा पहलवान जिसे 3 दिन से किसी ने हरा नहीं पाया, उस चांद सिंह को हमारे छोटे से लुट्टन ने, हमारे गांव के लुट्टन ने, हमारे गांव के लुट्टन ने नहीं, लेकिन श्यामनगर राज्य के छोटे से राज्य के लुट्टन ने हरा दिया भाई। वही राजा, वही श्यामानंद राजा जो कह रहा था कि ये 10 रुपए लो, मेला देखो घर जाओ, नाक कट जाएगी, उसी के सामने हरा दिया। लुट्टन बड़ा खुश हुआ, लुट्टन वॉज वेरी हैप्पी, जैसे ही वो आया उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब इतने खुश हुए, इतने खुश हुए उसको देख करके कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और उसी वक्त आनन फानन तात्क्षणिक रूप से राजा साहब ने निर्णय लिया कि लुट्टन सिंह को राज पहलवान घोषित किया जाए, लुट्टन सिंह को राज पहलवान। राज पहलवान तो भाई छत्री होता है। मैनेजर साहब एकदम से थोड़े सकुचाए यार, मैनेजर साहब ने कहा कि बाबू ये मैनेजर साहब ने कहा कि बाबू ये बंदा छत्री नहीं है, ये बंदा छोटी जात का है, तुम इसको राज पहलवान कैसे घोषित कर सकते हो। लेकिन राजा साहब ने कहा, आई आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, मुझे तो ये बंदा हर हाल में राज पहलवान चाहिए, मैं कुछ नहीं सुन सकता तुम्हारी। पंडित जी भी थोड़े सकुचाए, पंडित जी को लगा कि यार मतलब ये अभी इसको राज पहलवान बना रहा है, ये छत्री नहीं है, किसी और को ऐसी पंडित बना देगा, वो भी पंडित नहीं होगा, भाई ये तो गलत बात है। तो भाई क्या होता है कि जो लोग जातिवाद के आधार पे पलते हैं, जिनकी जाति ये है तो इनको ये नौकरी मिलेगी, इनकी ये जाति इनको आरक्षण मिलेगा, तो उन लोगों को तो बड़ा बड़ा बुरा लगेगा ना कि जाति और आरक्षण ये सब बंद कर दिया जाए। तो कुछ ऐसा ही अक्सर मैं अपनी इसी बात पे आ जाता हूं, तो यही बात कुछ चल रही थी उस समय।
तो ना तो पंडित जी को अच्छी लग रही थी, ना मैनेजर साहब को बुरी, ना मैनेजर साहब को अच्छी लग रही थी, क्योंकि उन दोनों को ही लग रहा था कि बाबू अगर इनको बना दिया, इस बंदे को अगर बना दिया राज पहलवान, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर हमारे ऊपर भी गाज गिर सकती है। कोई अच्छा पंडित मिल गया, छोटी जाति वाला भले ही मिल गया, तो वो जाके फिर हमारा आरक्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आरक्षण की कमियां निकाल करके बताओगे अगर किसी को जिसे आरक्षण मिलता हो, तो उसे बड़ा बुरा लगेगा कि चुभेगी वो बातें। इसलिए बहरहाल अपन उसकी बात नहीं कर रहे। क्या होता है कि राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने खुश होकर कहा कि मिट्टी की लाज रख ली तुमने, वाह पहलवान जियो। और उसको राज पहलवान बना दिया। राजा का संरक्षण मिलने से लुट्टन सिंह को अच्छा खाना व कसरत करने की सुविधाएं भी मिलने लगी। बाल में आए काला खां एक इतना प्रसिद्ध पहलवान था जो आली कह करके टूटता था लोगों पे, तो लकवा मार जाता था लोगों को। कौन था? एक पहलवान था काला खां। कौन था? इसकी विशेषता थी कि आली ऐसे कहकर टूटता था, आली। जैसे आली कहकर लोगों पे टूट पड़ा तो लोगों को लकवा मार जाता था सामने वाले पहलवान को। उस काला खां को भी बाद में लुट्टन ने हरा दिया। और लुट्टन को अब राज्य में जब लुट्टन रहने लगा, तो उसको कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी। उसको क्या मिलने लगा? राज्य से भी संरक्षण मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, सब कुछ मिला। एक सेकंड। राज्य से जब उसको संरक्षण मिलने लगा, तो हम कहते हैं ना कि प्राइवेट में हम कुछ भी कर रहे हों, और अगर हम वही सरकारी बन जाएं तो हमें बहुत सारे पैसे मिलने लगते हैं, बहुत कुछ मिलने लगता है। तो वैसे ही अब उसके ठाट बाट बदल गए, नखरे बदल गए। अब उसका पूरा स्वभाव, अब पूरा स्वभाव तो नहीं बदला कहेंगे, उसका पूरा शारीरिक जो विकास था वो चेंज हो गया, पूरा मॉडल उसका बदल गया। और अब वो एक हट्टा कट्टा पहलवान लगने लगा। और जाता दुकानों पर तो राज पहलवान था, अब वो दर्शनीय जीव बन गया। लोग उसको देखने के लिए बाहर से लोग आने लगे, देश विदेश से लोग उसको देखने आने लगे। अगर किसी दुकानों पर जाता तो लोग उसको कहते कि प्लीज हमारी दुकान का पकवान खाइए, और ठीक है, और एक साथ बहुत सारा खा जाता। तो अब क्या होता है कि 15 वर्षों तक सभी पहलवानों को हराकर अजेय रहा, कोई नहीं उसको जीत पाया। इसलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देते थे, क्योंकि लुट्टन सिंह सभी पहलवानों को आसानी से हरा देता था और खेल का मजा खराब हो जाता था। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया, मतलब वो पूरा आकर्षण का केंद्र था। लुट्टन सिंह के दो बेटे थे, अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाया था। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसलिए दोनों बेटों को भी ढोलक की थाप में पूरा ध्यान देने को कहता था। लुट्टन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन वृद्ध राजा की मृत्यु हो गई। जिसके बाद लुट्टन राज दरबार में कितने साल रहा? 15 साल। कितने साल रहा? 15 वर्ष रहा था राज दरबार में, ठीक है। अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद लुट्टन की जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। राजा की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने राज्यभार संभाल लिया। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें हॉर्स राइडिंग, घोड़ों की दौड़, घुड़सवारी ये सब पसंद था। लुट्टन सिंह पर होने वाला खर्च सुनकर वह हक्का बक्का रह गया। अतः उसने लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्टन सिंह अपने बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने उसकी मदद के लिए गांव में एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी, उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। इसके बदले में गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा। लेकिन यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि गांव के गरीब नौजवान पहलवानी करने के लिए पौष्टिक आहार आदि का खर्च नहीं उठा पाते। अगर जिम में जाओगे तो सब्लिमेट लेने के पैसे नहीं हैं, प्रोटीन लेने के पैसे नहीं हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप जिम जाके बंद कर दो। तो गांव के लोगों पे भी पौष्टिक आहार लेने के पैसे नहीं थे, गरीब थे, ऊपर से मलेरिया हैजा फैला हुआ था गांव में। तो बेचारों ने उससे कुश्ती सीखना भी बंद कर दिया। इसलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते, जिससे उनका गुजर बसर चलता, और शाम को कुश्ती के दांव पे सीखते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ गया, और साथ में ही गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया। बारिश न होने पर गांव में चारों ओर हाहाकार मच गया। भुखमरी, गरीबी, सही उपचार न मिलने के कारण लोग रोज मर रहे थे, और लोगों में निराशा व हताशा फैल गई। घर के घर खाली होते जा रहे थे, और लोगों का मनोबल प्रतिदिन टूटता जा रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। जब लोग रोज मर रहे हों और रात को कोई ना बोल रहा हो, बिल्कुल सन्नाटा फैला रहता था, तो रात डरावनी लगती थी। ऐसा लगता था रोज सुबह सुबह
थोड़ी बहुत कूकने कराने की खांसने की आवाज घरों से आती, लेकिन रात में सब सन्नाटे से रोज चुप हो जाते थे। और अपनी जो माएँ थीं जिनके बेटे मर जाते थे, उनको आखिरी बार मतलब उनको चिल्ला उन पर ढाढ़स भी नहीं दे पाती थी, उनको मतलब गले से लगा भी नहीं पाती थी। ऐसे करके रोज रात को लोग मर जाते थे। जो बीमार होते थे वो डर के मारे रात को क्या था, रो भी नहीं पाते थे, क्योंकि उनको रोने में भी ऐसा डर लगता था, बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ था। कोई जानवर तक नहीं बोलता था। कुत्ते में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष समझ होती है। कुत्ता जो होता है जैसी परिस्थिति होती है वैसा ही रहता है। अगर खुशी का माहौल हो तो कुत्ता हो सकता है भौंके, लेकिन अगर मातम का माहौल है तो कुत्ता भी भौंकना बंद कर देता है। तो कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। कभी कभी सियार और उल्लुओं के रोने की आवाज गांव में आती है, इसके अलावा कोई आवाज नहीं। बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा रात को फैला रहता था। ऐसे में बिल्कुल डर का माहौल था। तो जब अगर कहीं डर का माहौल हो तो अगर जो बीमार व्यक्ति हो और उसको डरा और दिया जाए ऊपर से तो बहुत जल्दी मर जाएगा। इसलिए गांव के लोगों को एकमात्र जिंदा होने का एहसास कोई चीज दिलाती थी तो वो पहलवान की ढोलक थी। वो व्यक्ति रोज ढोलक बजाता रहता। ऐसे डर के माहौल में, ऐसे गमगीन माहौल में, जहां कहते हैं कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी और आसमान में जो तारे थे वो क्या कर रहे थे, वो भावुक हो रहे थे देख देख करके इसका माहौल। अगर कहते हैं कि कोई तारा सहायता करने के लिए टूटना चाहता तो अन्य तारे उसकी असफलता पर खिलखिलाकर हंस उठते। यानी कि कोई व्यक्ति अगर उस गांव की सहायता करना भी चाहता तो कर नहीं सकता था, क्योंकि किसी के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी जो उस गांव की सहायता कर सके। इतना गमगीन माहौल, इतना शोकाकुल माहौल, इतना भाव विभोर कर देने वाला, भाव विभोर तो नहीं कहेंगे कहेंगे कि इतना ज्यादा मतलब दुखी कर देने वाला दृश्य उस गांव का था। और लोगों का मनोबल ना टूटे इसलिए लुट्टन जो था वो क्या करता था, रोज ढोलक बजाता रहता था। और जब वो रोज ढोलक बजाता तो लोगों में थोड़ी बहुत ऊर्जा का संचार होता। पूरे गांव में ऊर्जा का संचार केवल ढोलक ही करती। जब सुबह सुबह होती सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में गांव में क्या अंतर होता कि सुबह सुबह तो लोग उठते कूकते कराते एक दूसरे को ढाढ़स बनाते, सांत्वना देते। ढाढ़स का अर्थ सांत्वना, कि तुम्हारा वो बेटा मर गया कोई बात नहीं, दूसरे पर ध्यान दो, अब दूसरे को बचा लो। लेकिन शाम होते होते लोग अपने घरों में चले जाते और वहां से चू तक की आवाज नहीं आती, यानी कि कोई भी व्यक्ति रो तक नहीं पाता। इतनी शांति, इतना सन्नाटा कि व्यक्तियों को रोने तक में हेजिटेशन हो रहा था। व्यक्तियों को रोने तक में क्या हो रहा था, दर्द महसूस हो रहा था कि कहीं हम रोएं तो ऐसा ना हो कि हमारे रोने से ये शांति भंग हो जाए और कहीं और बीमार पड़ जाएं और मर ना जाएं। समझ रहे हैं कि कितना डर का माहौल फैला हुआ था। इस डर के माहौल में एक लुट्टन की ढोलक थी जो गांव को बचा रही थी, जो गांव को जिंदा रख रही थी, जो गांव में ऊर्जा का संचार कर रही थी, जो गांव में थोड़ा सा जीवित होने का, जीवंतता का एहसास करा रही थी पूरे गांव को। वो लुट्टन जो ढोलक बजाता रहता है, एक दिन देखता है कि उसके दोनों बेटे मरे पड़े हैं धरती पर। सुबह देखता है कि दोनों बेटे धरती पर मरे पड़े हैं और दोनों ने अपने दांतों से थोड़ी सी मिट्टी खरोंच रखी है, क्योंकि उसने अपने बेटों को बता रखा था कि बेटा कभी पीठ के बल मत लेटना, चित्त मत होना। तो दोनों बेटे भी पेट के बल ऐसे ही लेटे थे और थोड़ी सी मिट्टी खरोंच रखी थी। उसकी हिम्मत को प्रणाम करिए आप लोग कि उस गमगीन दृश्य को देखकर, जिसके बेटे मर गए उसके बावजूद कितना समर्पित था अपने गांव के लिए, फिर भी ढोलक बजाता रहा ताकि लोग डर के मारे भयभीत होकर के और शोकाकुल होकर के मरे ना। गांव में ऊर्जा का संचार करने के लिए फिर भी ढोलक बजाता रहता है। और दोनों बेटों का अंतिम संस्कार करने के लिए राजा साहब की दी हुई रेशमी जांगिया पहन करके जाता है। फिर ढोलक बजाता रहता है। कई दिन ऐसे बीतते रहते हैं। एक दिन कुछ लोग आकर के देखते हैं कि लुट्टन जो है वो भी मर चुका है। एक दिन लोगों को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई दी तो लोगों को एहसास हो गया कि लुट्टन इज नो मोर, लुट्टन अब मर चुका है। लोग जाकर देखते हैं कि लुट्टन मर चुका है। उसके कुछ शिष्य जो होते हैं वो बताते हैं कि गुरुजी ने बोला था कि मुझे चिता पर कभी पेट के बल मत लिटाना, मुझे चिता पर कभी पीठ के बल मत लिटाना, क्योंकि लुट्टन कभी जिंदगी में चित्त नहीं हुआ। उसे पेट के बल चिता पर लिटाया गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। ये पाठ दर्शाता है कि कितनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी
सांत्वना नहीं बची, लोगों के अंदर बिल्कुल सिंपैथी नहीं बची, लोग अपनी परंपराओं को जिंदा नहीं रखना चाहते। परंपराओं को जिंदा रखना तो छोड़िए, वो एक पारंपरिक कलाकार था मामूली सा, उसकी इतनी तो इज्जत करनी चाहिए थी कि उसको उतनी सुविधाएं न दी जाती तो थोड़ी बहुत सुविधाएं देकर के उसको जीवित तो रखा जाता कम से कम। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, हमारे यहाँ ऐसा चलन है कि मरने के बाद तो व्यक्ति को हम बहुत सारे पुरस्कार दे देंगे, लेकिन जीते जी हम कलाओं की इज्जत नहीं करते। जीते जी हम व्यक्ति की लोक कलाओं की, हम व्यक्ति की कलाओं की, या हम कहें कि व्यक्ति के टैलेंट की इज्जत नहीं करते। मरने के बाद किसने जानी है, ठीक है ना, मरने के बाद आप पुरस्कार दे दीजिए, भारत रत्न दे दीजिए, लेकिन मरने के बाद भी अच्छी बात है दीजिएगा, लेकिन जीते जी हम उनका कितना आदर कर रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं, इसका भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओलंपिक्स के कई सारे खिलाड़ी हैं जिनको जब ओलंपिक में चले जाते हैं या मेडल लेके आते हैं उसके बाद तो कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उसके पहले हम कितनी सुविधाएं दे रहे हैं, क्या हमने कभी इस पर विचार किया? नहीं किया। ऐसे ही हम अपनी कलाओं की इज्जत करें, हम अपनी लोक कलाओं का सम्मान करें, उनको बढ़ावा दें, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि आप कितने भी मॉडर्न हो जाइए, अगर आप किसी पश्चिमी कल्चर से फेमस होते हैं तो वो आपकी निजता की पहचान नहीं है, वो आप स्वयं फेमस नहीं हुए, वो आप स्वयं, आपने अपनी प्रसिद्धि नहीं कमाई है। वो प्रसिद्धि जो है वो पश्चिमी कल्चर की, पश्चिमी संस्कृति की प्रसिद्धि है, वो आपकी प्रसिद्धि नहीं है। आपकी प्रसिद्धि इसमें है कि आप जो हैं वही रहते हुए आप अगर प्रसिद्ध होते हैं तो वो आपकी प्रसिद्धि है, ठीक है ना। लेकिन हम आजकल कट कॉपी पेस्ट मारते चले जा रहे हैं। ऐसे ही वो श्यामानंद का जो लड़का था, वो जो नया राजा बना था, उसने क्या किया था कि वो पश्चिमी देशों का गेम जो था घुड़सवारी और घोड़ों की दौड़ वाला गेम वहां से सीख करके आया था। उसने उनमें दक्षता हासिल की, अपने एक कलाकार को खो दिया। यूं तो खोने से कोई नुकसान नहीं व्यक्ति का हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं देश की लोक भावना का नुकसान इसमें होता है। इसलिए हमें अपनी लोक कलाओं, अपनी लोक की कलाओं और अपने जो अपना हमारा खुद का जो हमारे गांव की कलाएं हैं, हमारी गांव की जो संस्कृति है, इनको जिंदा रखना चाहिए, इनके लिए प्रयास करने चाहिए। सरकारें आज इनके लिए बहुत प्रयास कर भी रही है ना। विभिन्न संस्कृतियों को सुरक्षित करने के लिए कई पहलें की जा रही हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारे आसपास की जो संस्कृति है, हमारे गांव के जो नृत्य हैं, हमारे गांव के कला हैं, हमारे गांव के जो कलाकार हैं, उन सबको हम सहेज कर रखें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें और उनको आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों तक उन बातों को संचरित करें। इसी में हमारी भलाई है और ये देशभक्ति का एक अहम हिस्सा है। देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर खड़े होकर के बंदूक पकड़ने में ही नहीं है, बल्कि देशभक्ति अपने देश की संस्कृति को जीवित रखने में भी परिलक्षित होती है, झलकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में किसी अच्छे चैप्टर के साथ और अच्छी बातों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, केमिस्ट्री चैंपियंस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।